जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर में 75 आज के लेक्चर में दो क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। इनमें से एक क्वेश्चन इजी था, एक डिफिकल्ट था। इजी क्वेश्चन था हमारा डबल क्राउन वाला, वो उम्मीद है आपने कर लिया होगा सिवाय एक 5% वाली एडजस्टमेंट के। ऐसा ही है कि वो भी कर ली थी एडजस्टमेंट, कि कुछ भी समझ नहीं आया उसमें, सब कुछ समझ आ गया। अच्छा, और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा सादिक लिमिटेड, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्लास में पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर एंड पे हम डबल क्राउन की एडजस्टमेंट को भी डिस्कस करेंगे। जी कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया पहले तो ये बताइए, और कितने स्टूडेंट ने पहले अटेम्प्ट में बगैर देखे क्वेश्चन 80% से ज्यादा 80% से ज्यादा सही कंप्लीट कर लिया? गुड, शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स को देख के सारा क्वेश्चन समझ आ गया, सॉल्यूशन देख के सारा क्वेश्चन? शाबाश। चलिए आइए जरा डिस्कस करते हैं इसको। एज यूजुअल पहले हम डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। पहले कंसेप्ट डिस्कशन, फिर उसके बाद कैलकुलेशन। और एग्जाम में भी आपने इसी तरीके से करना है, ये पता है ना आपको। यानी पहले सारा क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें जो भी अहम एडजस्टमेंट्स होंगी, अहम अल्फाज होंगे, उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, साथ में एक आधे लफ्ज में ज्यादा नहीं लिखना क्वेश्चन पेपर के ऊपर, एग्जामिनर माइंड करता है बात इन्विजिलेटर। तो आपने बस एक आधा लफ्ज हल्का सा अंडरलाइन कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया, ताकि पता चल जाए इसके इस चीज का क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट को देखा, क्या पता चला हमें पता चला ये क्वेश्चन निस्बतन आसान है। क्यों निस्बतन आसान? ये कह रहा है कंप्यूटर द बजटेड नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फॉर द ईयर एंडिंग 31st। अज्यूम देयर आर 360 डेज इन अ ईयर। 365 भी होते, प्रॉब्लम कोई नहीं, सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर ने करनी, कौन सा हमने करनी है। ठीक है, लेकिन बहरहाल 360 कह दिया, अच्छी बात है। इसका मतलब फिगर्स हमारी ज्यादातर जो है वो राउंडेड फिगर्स आएंगी। लेकिन आसान इसको मैंने क्यों बोला? क्योंकि रिसीट्स की बात करा है, कैश बजट की बात करा है। आपको क्या पता है, कैश बजट में हम प्रॉफिट एंड लॉस बजट भी बना रहे होते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस बजट भी हो और कैश बजट भी हो, तो इसका मतलब है क्वेश्चन लेंथी तो है लेकिन इजी होगा, क्योंकि उसने नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स ज्यादा पूछी होंगी, लेकिन कंप्लेक्सिटी ऑफ एडजस्टमेंट मूवी तौर पर इस तरह के क्वेश्चन में कम होती है। बहरहाल सादिक लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ preparation of budget for the year ending 31st December 2018. Following are the extracts from the statement of profit and loss for the year ending 31st December. Sales 30% cash sales, 30% कैश है, तो क्रेडिट सेल्स कितनी हुई? 70%। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 4000। इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? लेबर, ओवरहेड अगर मैन्युफैक्चरिंग है, और अगर है ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी तक तो हमें नहीं ना पता कौन सी वाली है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं, नेट प्रॉफिट दिया। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी एज ऑन 1 जनवरी 2017। अंडरलाइन करें, हमारे जिस साल का बजट बना रहे हैं उस साल का ओपनिंग, यानी 31 दिसंबर 2018 इसका ओपनिंग है कि पिछले साल का ओपनिंग? पिछले साल। मेरे जहन में सवाल है, इस साल का ओपनिंग देता ना तो हमारे काम आ भी सकता था मटेरियल कंज्यूम में। पिछले साल का ओपनिंग किस लिए दिया है उसने? पिछले साल का ओपनिंग किस लिए दिया है अब ये पता नहीं, ये हम देखेंगे इसको आगे। लेकिन बहरहाल ये चीज नोट कर लें, ये इस साल का ओपनिंग नहीं है, पिछले साल का ओपनिंग है। देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड। गुड न्यूज, गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज है? ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं, जो गुड सोल्ड है वही प्रोड्यूस, यानी ग्रोथ रेट सेम होगा हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस का भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी ग्रोथ रेट सेम होगा। और वर्किंग प्रोसेस होते नहीं है, लेकिन मुझे फिनिश गुड की ज्यादा खुशी हुई है। वर्किंग प्रोसेस तो मम्मी तौर पे होता ही नहीं है, इक्का दुक्का किसी क्वेश्चन में आ गया, अभी तक तो नहीं आया किसी क्वेश्चन में। मुझे फिनिश गुड की क्यों? हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ती भी तो मसला कोई नहीं था। क्यों? पिछले साल का मटेरियल लेबर ओवरहेड दिया हो अगर पर यूनिट, पिछले साल का मटेरियल लेबर ओवरहेड दिया हो अगर पर यूनिट, उसकी बेस पे इस साल का पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाता है। उससे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो क्लोजिंग, इसमें कौन सी साइंस है? ऐसे ही कैलकुलेशन होती है ना भाई। इस साल के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी? पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक हो, जो मटेरियल लेबर ओवरहेड होगा, उसको हमने इन्फ्लेट कर देना इस साल के एडजस्टमेंट के मुताबिक। ये इस साल का पर यूनिट कास्ट आ गई यूनिट फिनिश गुड की, और फिर इस पर यूनिट कास्ट को टोटल स्टॉक इन हैंड से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर कैप पूछ भी लेता ना तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहरहाल नहीं पूछा तो अच्छा किया है, नहीं पूछा तो अच्छा किया।
कह रहा है एसएल फॉलोज फाइफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। नहीं, ये नहीं समझ आई मुझे। जब स्टॉक है ही नहीं फिनिश गुड का तो फाइफो, मैंने तो ये पढ़ा है फाइफो जो है वो स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए यूज होता है। हाँ, फाइफो ने रॉ मटेरियल, वो काउंटिंग में यूज करते हैं। असल में फाइफो का मकसद क्या है फाइनेंस में? रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो आपका अगर क्लोजिंग स्टॉक होता तो वो इस साल के रेट्स के मुताबिक होता। क्लोजिंग स्टॉक किस साल के मुताबिक हो, ठीक, डन जी, ओके। और रॉ मटेरियल भी हमारा इस साल के, ये फाइफो मेथड सिर्फ रॉ मटेरियल पे लगता है कि फिनिश गुड पे भी लगता है कि दोनों पे लगता है? पक्की बात, दोनों पे लगता है। हाँ जी। इसका एक मतलब क्या है, जब मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करेंगे तो आपने पिछले साल का स्टॉक भी यूज करना है। और दूसरा मतलब इसका क्या है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो इस साल के रेट को यूज कर रहे होंगे, इस साल के, पिछले साल के नहीं। बहरहाल ये फाइफो क्लियर हो। अच्छा, फॉलोइंग आर द प्रोजेक्शन टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। ये प्रोजेक्शन है। सेलिंग प्राइस टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी 5% से। फर्दर क्रेडिट पीरियड ऑफर टू कस्टमर वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 डेज टू 30 डेज। पहले 45 बाद में 30 डेज, सुभान अल्लाह। ओपनिंग 45, क्लोजिंग 30 डेज। क्या मतलब इसका? क्रेडिट पीरियड ऑफर टू कस्टमर वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 डेज टू 30 डेज। क्या मतलब इसका? बिल्कुल ठीक, कि ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है 45 डेज के मुताबिक, क्लोजिंग करना है 30 डेज के मुताबिक। और ये मेरा भाई मुझे ये बताएगा कि उसने ये जो डेज वाली इंफॉर्मेशन दी है, दी किस लिए है? सेल्स की फिगर कैलकुलेट करने के लिए तो ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि कलेक्शन पॉलिसी क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है? हाँ, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने, ये कैश रिसीव्ड और कैश पेड की फिगर कैलकुलेट करने के लिए डेज देता है। ये डेज देता है, ये प्रॉफिट लॉस बजट के लिए नहीं देता। आप समझते हैं प्रॉफिट लॉस बजट के लिए देता है डेज? नहीं नहीं, डेज किस लिए देता है? कैश बजट के लिए, ताकि आप ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल या ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल कैलकुलेट करके कैश रिसीव्ड और कैश पेड कैलकुलेट कर सके। डेज क्वेश्चन में, बजटिंग के क्वेश्चन में डेज किस लिए देता है? रिसीव्ड कैश, लिख लेना मेरा भाई, लिख ले। बजटिंग के क्वेश्चन में डेज किस लिए देता है? कैश रिसीव्ड कैश पेड कैलकुलेट करने के लिए। तो ठीक है, ये तो हमने कल भी की थी इस तरह की एडजस्टमेंट। ओपनिंग में कुछ और था, क्लोजिंग में कुछ और। अब देखिए आप, वो ज्यादातर रेपिटेशन आप नोट कर रहे हैं, आप रेपिटेशन की तरफ आ रहा है, वो एडजस्टमेंट जो है वो रिपीट होती जा रही है। As a result, volumes of cash and credit sale are expected to increase by 10% and 5% respectively. कैश सेल कितना इंक्रीज होगा? 10%। क्रेडिट सेल कितनी होगी? 5%। ये आ गया प्रॉब्लम। अब मैंने ग्रोथ रेट मेरा 10% है कि 5% है? मुझे तो एक ग्रोथ रेट चाहिए ना, मैंने तो आगे एक्सपेंसेस आगे उसको बढ़ाने हैं, उसे ग्रोथ रेट से बढ़ाने हैं। मैंने जो वेरिएबल एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मुझे तो एक रेट चाहिए। मैं क्या दो अप्लाई करता रहूंगा? दोनों रेट यूज करने चाहिए कि एक रेट? कौन सा एवरेज कर लूं? तो फिर कर लेते हैं एवरेज। एवरेज कहा गया 10 + 5 / 7.5% कर लेते हैं। नहीं, मुतमिन नहीं नजर आ रहे, क्यों? 7.5 में मुतमिन क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि परसेंटेज का फर्क है, तो एवरेज करनी है, लेकिन सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज करनी है। तो वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करें। है कोई क्लास में स्टूडेंट जो आसान तरीन तरीके से ग्रोथ रेट कैलकुलेट करे? किताब में जो तरीका है वो मुश्किल है। कोई स्टूडेंट जो आसान तरीन तरीके से ग्रोथ रेट कैलकुलेट करे कि ग्रोथ रेट कैश का कितना है? कैश का कितना है? कैश का 10 पॉइंट। और कैश कितने % है? कितना? 30%। तो होगा 1.10 ग्रोथ रेट है, लेकिन ये है 30%। और 1.05 ग्रोथ रेट है, ये है 7%। दोनों को ऐड कर दें। 7988।
हाँ ये सिंपल, ये कैश का ग्रोथ रेट आ गया, ये वेट किया, असल में ये कैश का ग्रोथ रेट है, ये इसका वेट है, ये क्रेडिट का ग्रोथ रेट है, ये इसका वेट है, तो 1 यानी ये क्या बता रहा है 6.5% एवरेज ग्रोथ रेट, वेटेड एवरेज। ठीक है जी, ये सिंपल होगी। किताब में कैलकुलेशन थोड़ी सी वो अमाउंट्स में कन्वर्ट की हुई है, अमाउंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कैलकुलेशन हो जाती है। ये इस क्वेश्चन का प्रोबेबली सबसे अहम कैलकुलेशन थी और हमारे लिए नई कैलकुलेशन थी कि अगर कैश सेल्स अलग दे, क्रेडिट सेल अलग, इसको वन लाइनर में भी आप कर सकते हैं, 1.10 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 1.05 इंटू 0.7। लॉजिक समझ रहे हैं आप क्या है? उसने कैश का ग्रोथ रेट निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके वेट के साथ, क्रेडिट का ग्रोथ रेट निकाल के उसके वेट के साथ, सिंपल। आगे चलें जी, ग्रोथ रेट। अच्छा अब ये ग्रोथ रेट किस काम आएगा हमारे? ग्रोथ रेट किस काम आएगा? हाँ, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसी ग्रोथ रेट से बढ़ेंगे। और आपको पता है प्रोडक्शन का भी सेम ग्रोथ रेट है, सेल्स का भी सेम ग्रोथ रेट है। क्यों क्यों कैसा पता चला सेम है? ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज 5:3:2 फॉर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड रिस्पेक्टिवली। वाज का क्या मतलब है? वाज पिछले साल थे, ये इंफॉर्मेशन उसने दी क्यों है? ताकि पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स के हम 3 हिस्से कर लें। 5 क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम्ड के परचेजेस। 3 क्या होगा? लेबर। 2 क्या होगा? यानी ये क्या हो जाएगा 2000 और क्या होगा 1200 800, ऐसे ही होगा। 5:3:2, 4000 को डिवाइड करें, इसके साथ ब्रैकेट में लिख दें इज इक्वल टू 2000 प्लस 1200 प्लस 800 लिख दें ताकि हमें ब्रेकअप का अंदाजा हो जाए। अच्छा क्या जरूरी है ये जो पिछले साल की रेशो है इस साल भी यही रेशो आए? जरूरी है कि इस साल हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे, जो उसने इंफॉर्मेशन मटेरियल की अलग से, लेबर की अलग से, ओवरहेड की अलग से दी होगी उसके मुताबिक, ये बताएं अलग से। ठीक है, इस साल ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे फिक्स्ड है, इसका मतलब ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर इसमें डेप्रिसिएशन हो तो लेस कर देनी है। आगे कह रहा है टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2017 amounting to rupees 100 million and was apportioned between manufacturing and operating expense in the ratio 7:3। ये पता है क्या दाव खेल गया आपके साथ? उसने डेप्रिसिएशन दोनों जगह पे डाल दिया, उसने मैन्युफैक्चरिंग में भी डाल दिया, इधर भी डाल, दोनों जगह एडजस्ट कर। ट्रीटमेंट सेम है, हालांकि किसी एक जगह भी टेस्ट करता तो काफी था। डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट ईयर वुड रिमेन द सेम। नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, यानी कितनी रहेगी 100, यानी कि 70 ऊपर 70, मैन्युफैक्चरिंग में 70 है ना और ऑपरेटिंग में 30 रहेगी। क्लियर? समझ आ रही? रॉ मटेरियल इन्वेंटरी वुड बी मेंटेन्ड एट 30 days ऑफ कंजम्पशन। अप टू 31 December 2017 इट वाज मेंटेन्ड एट 45 days ऑफ कंजम्पशन। बाज नहीं आया। पता है क्या किया उसने? आपको पता भी नहीं चलता है, छोटी छोटी चीजें खेल जाता है भाई। असूली तौर पे अगर मैं आपसे कहूं मुझे गिनती सुनाओ, आपके 1 2 3 4 5 समझ आती है, और अगर 5 4 3 2 1 वो भी गिनती है। आपने जल्दी जल्दी में इस तरह की गलतियां होती है, आपको पता भी नहीं चलता। उसे चाहिए ये था, उसने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना, चाहिए था उसे पहले कौन सा बैलेंस देता? पिछले साल का ओपनिंग। ये उसके दाव पेच बता रहा हूं आपको। बाद में भाई असूली तौर पे तो यही बनता था ना, उसने क्या किया है वुड बी मेंटेन, पहले क्लोजिंग दे दिया है और फिर बाद में इट वाज मेंटेन्ड एट अप टू 31 दिसंबर, पहले इट वाज मेंटेन्ड एट 45 days। जल्दी जल्दी में कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा 30 और 40, 30 से 45 पे गए हैं, हालांकि ये क्या है 30 पे गए।
ये उसका तरीका का, बस ये इसी तरह की कम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो ये अच्छा, अभी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका बताइए ट्रीटमेंट क्या होगा। ओपनिंग में 45 कंजम्पशन का 45 डेज की इन्वेंट्री है, और कंजम्पशन कहां से आएगी, पिछले साल की कंजम्पशन से हम पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। इस इंफॉर्मेशन का काम क्या है, इस इंफॉर्मेशन का क्या काम है भाई, सोचिए जरा, ये जो उसने हमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड एट 30 डेज, इस साल तो 30 डेज आ जाएगी, वो हम क्या करेंगे, इस साल का जो भी मटेरियल कंज्यूम्ड होगा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय वो कर देंगे। सवाल मेरा ये है, इस 30 डेज का मकसद है इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना, ऐसा ही है। इस 45 डेज का मकसद क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना, जो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। इसका मतलब है इस 45 डेज से हमारे इस साल का ओपनिंग कैलकुलेट होगा, और इस 30 डेज से हमारा इस साल का क्लोजिंग कैलकुलेट होगा। एग्रीड। अच्छा, ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए पिछले साल की कंजम्पशन चाहिए, क्या वो है हमारे पास, है, और क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें इस साल की कंजम्पशन चाहिए, वो है, कैलकुलेट कर। इसका मतलब पहले कंजम्पशन कैलकुलेट होगी फिर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होगा। भी समझ आ रही है, पहले कंजम्पशन कैलकुलेट होगी फिर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट। आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड डायरेक्ट लेबर रेट वुड इंक्रीज बाय 10% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, क्या कह रहा है, और बाकी जितने भी ओवरहेड हैं वो किससे रेशो से बढ़ेंगे, 5%। अब मुझे ना छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उलझन होती है। या तो तुम हर लाइन में अलग मटेरियल का अलग दे दो, लेबर का अलग दे दो, ओवरहेड का अलग दे दो, या देने हैं तो सारे इकट्ठे दे दो। वो दो इकट्ठे दे रहा है, ऐसे लगता है जैसे तीसरा कोई है ही नहीं इन्फ्लेशन, और फिर आगे जाके तीसरे दे रहा है, और कभी कभी तो इसको नीचे एंड में ले आएगा या ऊपर ले आएगा, मर्जी, कोई बात नहीं। लेकिन समझ रहे हैं ना, वो उसने यहाँ पे क्या दिया, इन्फ्लेशन रेट दिया, मटेरियल का अलग दिया, लेबर का अलग दिया, और बाकी जितने भी ओवरहेड फैक्ट्री के हैं या ऑपरेटिंग उसके अलग 5% है। बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, हाँ इन्फ्लेशन उसने नीचे लादा, ये भी इन्फ्लेशन ही है। रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड डायरेक्ट लेबर रेट वुड इंक्रीज बाय 10%, इसका नाम उसने इन्फ्लेशन नहीं रखा, लेकिन इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस इंक्रीज, ये भी इन्फ्लेशन ही है, वरना यहां पे लफ्ज अदर ना यूज करता, यहां पे अदर का वर्ड यूज ना, मैं छोटे छोटे अल्फाज पे गौर नहीं कर रहे बजटिंग में, आप अदर का लफ्ज उसने क्यों इस्तेमाल किया, किनके अलावा, ऊपर वालों के अलावा, शाबाश। Existing policy of payment to raw material supplier is in 30 days is to be changed to 50। हाँ ये सीधे तरीके से है। Other costs are to be paid in the month of incurrence, यानी जिस मंथ में इनकर होगी उसी मंथ में पे होगी बाकी का। लेकिन जो पेमेंट टू रॉ मटेरियल यानी क्रेडिटर का पेमेंट है वो पहले 30 डेज में थी, अब कितनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने की होगी, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये डेज किस लिए दी हैं, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए। बोले डेज किस लिए दी हैं, क्रेडिटर के डेज है 15 डेज, इसका क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, परचेजेज डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब है पहले परचेजेज निकलेंगी फिर क्रेडिटर का बैलेंस निकलेगा। ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, पिछले साल के परचेजेस को डिवाइड 360 और मल्टीप्लाई बाय 30। पिछले साल की परचेजेस कैसे निकलेंगी, वो तो उसने मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, हाँ पिछले साल का ओपनिंग वो पहुंच गया, हो गया सारा साल। आइए स्टार्ट करें अब इसको। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमने सेल्स को कैलकुलेट करते हैं, ऐसा ही है ना, प्राइमरी कैलकुलेशन हमारी सबसे पहले कैलकुलेशन। अच्छा ऊंगिया बूंगिया बच जाती है, बिल्कुल ऐसा होता है। छोटा सा हिंट, आप हर लाइन आइटम को अलग से कैलकुलेट करें, और जब लाइन आइटम को कैलकुलेट कर रहे ना अपने आप को ब्रेक दें और अपने जहन में रिवाइज करें इसको उसने कैसे टेस्ट किया है। क्या करना है, जब क्वेश्चन करना है
हर जैसे सेल्स अलग लाइन आइटम है, रॉ मटेरियल अलग है, लेबर अलग है, हर एक को अलग अलग करें। जैसे सेल्स कर लिया ना, अब अपने जहन में उसको रिवाइज करवाएं, अच्छा सेल्स में उसने क्या दिया था, ऐसे इसको सोचें, फिर आगे चलना है, ठीक है। और जब 3-4 दफा ऐसे कर लें तो फिर आपने एक और सोचनी है, आपने ये भी सोचना है सेल्स मैंने भी कैलकुलेट किया, अच्छा फिर से कैसे दिया, उसने टोटल सेल दी हुई थी, उसकी कैश अलग थी, क्रेडिट अलग थी, कैश का उसने अलग ग्रोथ रेट दिया था, क्रेडिट का अलग ग्रोथ रेट दिया था, मैंने कैश को पिछले साल की कैश सेल्स को कैश के ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसने प्राइस रिड्यूस की थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कैलकुलेट किया। फिर दूसरी सोच क्या सोचनी है, बाकी के क्वेश्चन में उसने कैसे टेस्ट किया था इसी चीज को। हाँ, दूसरे कुछ क्वेश्चन थे उसमें पिछले साल की उसने टोटल सेल दी थी, इस साल उसने कहा था पिछले साल कैश सेल नहीं थी, इस साल उसने कहा था मैं कैश सेल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर उसने उसकी अलग से परसेंटेज दी थी, ठीक है। इस तरीके से सोचें। बजटिंग में आप कोशिश करें जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही आपको प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज होते हैं, फिर ये उंगलियां बुंगियां नहीं बजेंगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन ब्रेक दे दे के थोड़ा छोटा चेक पॉइंट लगा के करते जाएंगे ना, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है। हर कैलकुलेशन करने के बाद चंद सेकंड दे, 5 से 10 सेकंड, उसको रिव्यू कर लें, क्या ये ऐसे ही है, ठीक है, इसको ऐसे करना है, इसके बाद बन जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। आगे चले, हाँ कुछ डिफरेंट इंडस्ट्री क्या है, जैसे सर्विस सेक्टर, हमने मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन करें, ट्रेडिंग का करें, आगे सर्विस इंडस्ट्री आएगी, उस सिनेमा वगैरह आएगा, उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं 2-3, वो देखनी पड़ेंगी, वरना बजटिंग में यही चीजें हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करें जी सेल्स। खत्म कर ले दो जिसकी रहेगी। चलें जी, होगी रिफ्रेशमेंट। कैश सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, पिछले साल की सेल्स टोटल कितनी है 7500, कैश सेल इसका कितने परसेंट है 30%, 0.3। इस साल क्या कोई एडजस्टमेंट आई है इसमें, हाँ जी, ग्रोथ भी आई है और डिस्काउंट भी है, यानी प्राइस रिडक्शन भी, ऐसा ही है, क्या है प्राइस रिडक्शन कितनी है, ओ पहले हम ग्रोथ करते होते हैं, ग्रोथ कितनी है 1.10 और 0.95, 2351, लीजिए जी चेक पॉइंट 2351, एग्रीड जी, क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट क्रेडिट सेल क्या है, पिछले साल की सेल्स का 70%, इसमें ग्रोथ कितनी आई है 5%, और प्राइस रिडक्शन सेम है। अच्छा, पिछले कुछ क्वेश्चन में कहता था मैंने कैश में डिस्काउंट दिया, क्रेडिट में नहीं दिया, इसमें उसने दोनों पे दे दिया, मसला कोई भी नहीं है, दोनों पे दिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है इसका 5237, कोई प्रॉब्लम, सब ठीक है, चेक पॉइंट, आगे चले। फिर इसके बाद कह रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4000, और रॉ मटेरियल दिया उसने, अब क्या करना है हमने, अब मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर और एफओएच, इनको अलग अलग कैलकुलेट करना है, ऐसा ही। अब हमारा अगला टास्क क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर और ओवरहेड को अलग अलग करना है। चलिए, अच्छा अब बताइए जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ब्रेकअप बनाया था, पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है 2000, अब इस साल का हम मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे बताइए क्या हम ये मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मैं सिर्फ इसको मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट होगा इस साल का मटेरियल कंज्यूम्ड, पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड है 2000,
यानी 4000 का 50%। अच्छा, पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन है भैया, अटेंटिव होके। कल हमने तो डबल, कल के बाद तो हम मटेरियल कंज्यूम्ड के एक्सपर्ट हो गए हैं। कल तो हमने एक दिन में 2 दफा कैलकुलेशन कर ली। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, 2000 पिछले साल का। इस दफा ग्रोथ हुई क्या, कितनी ग्रोथ हुई, इनटू 1.065, ठीक है जी, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2130। अब इसमें क्या करना है, ओपनिंग को अलग। अब देखिए सोच मैं क्या रहा हूं, अरे ओपनिंग तो इसमें है ही नहीं इस साल का, यानी पिछले साल का क्लोजिंग है ही नहीं, इस साल का ओपनिंग नहीं है, जीरो है। मैं इसको इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन में उसने ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं हुआ इस साल का, जिस साल का बजट बना रहे हैं। साबित करें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि मुझे पहले पता चलेगा है, फिर ही कैलकुलेट करूंगा ना। कैसे पता चला क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ, एक क्लियर इंडिकेशन है, एक वेग इंडिकेशन। वेग इंडिकेशन क्या है, उसने कहा है कि वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। रॉ मटेरियल का भी ना होता तो यहां पे रॉ मटेरियल भी लिख देता। इससे हमें लग रहा है कि वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड का नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल का होगा। ये वेग है। क्लियर क्या है, उससे स्टॉक पॉलिसी बताई हुई है। क्या है, स्टॉक कैसे मेंटेन होगा, पिछले साल, हाँ जी, किधर लिखा हुआ है डेज, स्टॉक के डेज पड़ा हुआ भाई सवाल, 4th में। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी वुड बी मेंटेन्ड एट 30 कंजम्पशन अप टू 31 दिसंबर, इट वाज मेंटेन्ड एट 40 डेज। इसका मतलब है 31 दिसंबर में इन्वेंटरी थी और वो 45 डेज का बैलेंस था। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग, जो इस साल का ओपनिंग है, वो कैलकुलेट करना है जी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे आएगा, हाँ, पिछले साल का जो है क्लोजिंग कंजम्पशन 2000 मल्टीप्लाई बाय कितने डेज, 45 डिवाइडेड बाय 360। ये मुझे बताइए समझ आया कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक उमूमी क्वेश्चन में उसने दिया होता था, इसमें कैलकुलेट कर लिया, मसला ही कोई नहीं। स्टॉक जब कोई चीज नहीं देगा तो इंफॉर्मेशन जरूर देगा जिससे वो चीज कैलकुलेट हो सकती है। बताएं ओपनिंग स्टॉक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चेक पॉइंट। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने खुद से दे दिया होता था, हम डायरेक्ट लेस कर देते हैं, इसमें खुद से नहीं दिया लेकिन इंफॉर्मेशन दे दी। पिछले साल की कंजम्पशन है, स्टॉक पॉलिसी से मल्टीप्लाई करें, ठक। इतना शुक्र है ना, स्टॉक पॉलिसी वर्किंग कैपिटल में कैलकुलेट करना सीख लिया हुआ है, ऐसे ही सीखा था ना। बाकी क्या करना है, रिमेनिंग क्या होगा, इस साल का 1880 मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन रेट कितना है 1.1, कितना हो गया 20, और ये टोटल कितना हो गया 23। मटेरियल, ये हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड है 2318, ब्लैक से लिखते हैं 2318। ये लिख रहे इधर वर्किंग 2, वर्किंग 1 हमने ग्रोथ की है, वर्किंग 2 इधर। चेक पॉइंट, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर लिया 250, तो इधर ओपनिंग स्टॉक भी लिख दूं मैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है 250, ठीक है। ये वाला हमारा कैलकुलेशन आ जाएगी, ये सेल्स है और ये मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। डन जी। अच्छा मुझे ये बताइए, इस साल का मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास आ गया, क्या अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या लगे हाथों वो भी कैलकुलेट ना कर लिया जाए। कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या अमाउंट आएगी। कितनी आई
मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा ये है, क्या कैलकुलेशन करते हुए 2318 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन थे? 30 थे ना, चेंज हो गए। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे? क्यों ऐसे क्यों नहीं करेंगे? ये हाँ जी, ऐसे क्यों नहीं करेंगे? सवाल मेरा सुन लीजिए भाई, पिछले साल में तो हमने जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया ना, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, वो पिछले साल की कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 45 ऐसे किया है। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ऐसे ही होना चाहिए कि कंजम्पशन, इस साल की कंजम्पशन डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30, चेंज हो गया 30। ये क्यों गलत है? क्योंकि इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग भी है जो पिछले साल के रेट पे है। ये असल में मिक्सचर है, इस साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिक्सचर है, ओपनिंग रेट का भी इस साल के रेट का भी। और फाइफो क्या कहता है? फाइफो क्या कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सिर्फ लेटेस्ट रेट पे हो, उसमें शुरू वाला हिस्सा ना। भाई ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ ले, क्वेश्चन में सबसे टेक्निकल बात यही है। क्या बात है? फिर से भाई, पिछले साल का तो क्लोजिंग स्टॉक हमने कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 45 कर दिया, इस साल का ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो हमारे पास इस साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें दो रेट है, पिछले साल का भी इस साल का भी। और फाइफो के मुताबिक क्योंकि पिछले साल का स्टॉक पहले कंज्यूम हो जाता है, तो जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें सिर्फ इस साल के रेट आने चाहिए। नहीं समझे? तो बताइए फिर, पिछले साल का तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 45 किया है। इस साल हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस साल के रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में दो रेट है, ओपनिंग भी है, इस साल का भी है। हमें क्या करना है? सिर्फ इस साल का चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे भला? उसके लिए हमने करना ये है कि 2130 ये जो है ना, इसी पे हम इन्फ्लेशन लगा लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1.1, उससे कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके दो हिस्से नहीं करेंगे वरना दो रेट आ जाएंगे, इसका एक ही हिस्सा रहने देंगे जो क्लोजिंग बनेगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए है, मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए नहीं है कैलकुलेशन। तो बताइए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगी? 2130 ये देखिए कैलकुलेशन, गौर कीजिएगा, गौर जरा फोकस इधर से उधर, बात समझ नहीं आनी, फोकस रहिए। 2130 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये आ गया हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड सारे का सारा इस साल के रेट पे, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 30, 195। ये आया, ये आया। नहीं समझे ना बात? नहीं समझे बात आप? फिर से, हमने पिछले साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम, जब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक निकाला ना, तो पिछले साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज इट इज यूज कर लिया, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 45। लेकिन इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं, डायरेक्ट यूज नहीं, क्यों नहीं किया? उसमें कौन सा ऐसा वायरस था जिसकी वजह से हमने उसको यूज नहीं किया? ओपनिंग स्टॉक का वायरस था। अब उसको हमें अलग करना है। अलग कैसे किया हमने? जब ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई किया तो फिर हम उसमें ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट नहीं डाला, सारे का सारा इस साल के 1.1 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब आपने सारे का सारा ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करने के बाद सारे का सारा स्टॉक 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो सारे का सारा इसी साल के रेट पे आ गया। और स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको इसी साल का रेट चाहिए फाइफो के मुताबिक, इसलिए। समझे? एक्चुअली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक अलग करना पड़ा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए वो चूंकि फाइफो की बेसिस पे होगी, वो सारा लेटेस्ट रेट होगा, तो हमने सारे स्टॉक को लेटेस्ट रेट पे उठा के डाल दिया। ठीक है,
सारे स्टॉक को लेटेस्ट रेट पे। अब ये अगर देखें ना आप इस वाली फिगर में और ये जो मल्टीप्लाई करके फिगर आएगी, इसमें फर्क किस चीज का भला? सिर्फ इस चीज का कि इसमें जो ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल के रेट पे है, ये सारे का सारा करंट रेट पे है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करंट रेट पे चाहिए, FIFO में क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट रेट पे चाहिए, इस साल के रेट पे चाहिए। FIFO में क्लोजिंग स्टॉक हाँ जी, हाँ उसमें जो उसने वो क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा ना, उसने कोई इंफॉर्मेशन उसमें आप नोट कीजिएगा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक गालबन उसने दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक उसमें, हाँ उसमें दिया, आप कंपेयर कर लीजिएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने जब कभी खुद निकालना हो ना तो फिर हम हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे। जिस क्वेश्चन में अगर ये तरीका नहीं निकाला उसमें उसने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू खुद दी होगी कंफर्म में। हाँ जी, तो हम उसको मटेरियल कंज्यूम को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं लेटेस्ट रेट पे। ये हमारा मटेरियल कंज्यूम करंट रेट पे है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पूरे का पूरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करंट रेट के ऊपर ला रहे हैं, इस साल के रेट के ऊपर। ठीक है, उसमें जो करंट इस्तेमाल हुआ वो भी है, लेकिन वो किस रेट पे है, करंट। हमारे लिए इसमें अहम चीज क्या है, हमने इसे 1 साल के रेट पे लगा। क्लियर जी? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर FIFO मेथड हो और क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट करना हो तो कौन से वाले रेट को यूज करना है, इस साल के रेट को, ओपनिंग वाले को नहीं, इस साल पे रेट पे कन्वर्ट करना है। चलिए जी, अच्छा अब बैलेंसिंग फिगर क्या होगी भला, परचेजेस वो कितनी है, 2263। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कैलकुलेट कर दें, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कैश पे टू कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला तो सीधा सीधा कैश आ जाएगा ना, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? ओपनिंग प्लस सेल, क्रेडिट सेल माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे आएगा? हाँ, क्रेडिट सेल से, इस साल की क्रेडिट सेल से इस साल का क्लोजिंग आ जाएगा। उसने रेशो दी हुई है, डेज दिए हमें, और पिछले साल की क्रेडिट सेल से उसने पिछले साल की भी डेज दी हुई है। सिंपल। अभी हम आगे चलते हैं, एक्सपेंसेस भी कर लूं फिर उसके बाद सारे कर लेते। हालांकि एक्सपेंसेस को अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे नीचे भी शो करवा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ साथ ही प्रॉफिट लॉस बजट भी आपका हो जाए। ये वर्किंग के तौर पे शो करवा दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस वाला हिस्सा सारा। नेक्स्ट क्या है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओपनिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट समझ गए ना? नेक्स्ट है जी, अच्छा ये हो गया, हाँ डायरेक्ट लेबर। अब बताइए डायरेक्ट लेबर क्या है, पिछले साल कितनी थी लेबर? 4000 का 30% यानी 1200, तो क्या होगी 1200 मल्टीप्लाई बाय ग्रोथ रेट कितना, एवरेज ग्रोथ 1.0 मल्टीप्लाई इन्फ्लेशन कितनी 10 था, 6 इंटू 1.06। क्या कोई और भी फैक्टर है, कोई लेबर एफिशिएंसी वगैरह, कोई इसकी एडजस्टमेंट करनी हो, कोई ओवर टाइम, कोई बोनस, कुछ नहीं? 1355। अच्छा, इसमें कोई कह रहा हो कि भाई लेबर को हम 1 मंथ के बाद पेमेंट करते हैं? नहीं कह रहा। अगर कह रहा होता आप क्या करते? अगर कहता लेबर को पे करते हैं 30 डेज में, ऐसे होता ना, तनख्वाह महीने बाद मिल रही है, वे अक्रूवल कैसे आ जानी थी? पिछले साल के लेबर कंज्यूम को 360 से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई बाय 30 करते, वो आ जाता ओपनिंग पेएबल। फिर इस साल का क्लोजिंग पेएबल कैसे आता? इस साल का लेबर ये डिवाइडेड बाय 360
मल्टीप्लाई बाय 30। उसी तरीके से जैसे डेटर, उसी तरीके से जैसे क्रेडिटर, उसी तरीके से लेबर या एक्सपेंसेस का भी। वो याद नहीं है परसों किया था हमने यही क्वेश्चन, जिसमें वो फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड क्या था, ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल भी है। तो क्या किया था, यही तो किया था। पिछले साल के एक्सपेंस से ओपनिंग पेएबल आ गया था एक्सपेंस का, इस साल के एक्सपेंस से क्लोजिंग पेएबल आ गया था। हमने ओपनिंग पेएबल ऐड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग से एक्सपेंस पेड की फिगर कैलकुलेट, भूल गए हैं आप सवाल, वो भूल गए हैं। अब सवाल दोबारा आपको असाइनमेंट में देना पड़ेगा। कल किया कि परसों किया? कल किया वो एक्सपेंस वाला जिसमें एक्सपेंस की अप्रूवल थी। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं। चलिए, तो ये हमारी लेबर आ गई। अब क्या आया, एफओएच किधर है जी? मैन्युफैक्चरिंग है। और क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20% ऑफ एफओएच आर फिक्स्ड, टोटल डेप्रिसिएशन है 100, अपॉर्शनमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग है 7:3। अच्छा, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में 70 है और ऑपरेटिंग में 30 है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में कितनी आ गई, 70। ये लो 70 ये पड़ी है, एफओएच 70 आ गया। इसके बाद वेरिएबल कितने हैं मैन्युफैक्चरिंग में, 20% फिक्स्ड है, 80% वेरिएबल है। डेप्रिसिएशन किस में जाती है, फिक्स्ड में जाती है ना। तो जरा बताइए अमाउंट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की अमाउंट कितनी है टोटल, देखिए अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी है 4000 का 20% ये है एफओएच, टोटल एफओएच। इसको मैं 800 लिख लूं तो चलेगा, कोई मुश्किल तो नहीं है। 800 है हमारे पास टोटल ओवरहेड, इसमें से वेरिएबल कितने परसेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 80% वेरिएबल ओवरहेड आ गया जी। सही है, सही है, सही है। अपॉर्शनमेंट होगी उसकी डेप्रिसिएशन की। ये हमारा आ गया टोटल एफओएच मल्टीप्लाई बाय 0.8 किया, वेरिएबल ओवरहेड आ गया। इसके बाद ग्रोथ रेट आएगा, मल्टीप्लाई होगा 1.065 ग्रोथ रेट आ गया। इसके बाद इन्फ्लेशन रेट से भी होगा, क्या इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, पक्की बात, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कोई एफिशिएंसी बढ़ी हो, कोई कम हुई हो, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हो जिससे खर्चे कम हो गए हैं, कोई नहीं इस तरह की बात। ओके, ये कितनी अमाउंट आ गई 716। अब आ जाए फिक्स की तरफ, ये कितने हैं 800 का 20%, लेकिन इसके साथ ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई नहीं करना, इंटू 1. हाँ, इसके साथ सारे के साथ नहीं। अब इसको क्या करना है, ये करने के बाद माइनस जो डेप्रिसिएशन कितनी है 70, अब मल्टीप्लाई करना है 1.05 के साथ। 70 को क्यों लेस किया इन्फ्लेशन से पहले, क्यों, हाँ क्योंकि ये डेप्रिसिएशन थे, इसमें इन्फ्लेशन लगता, ना ग्रोथ लगता है ना इन्फ्लेशन लगता है। शाबाश। तो ये कितने आ गए 95, और डेप्रिसिएशन ऊपर अलग से कितनी आ गई 70 लिख दी, बट ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए, अब क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। इधर क्या ख्याल है, ऑपरेटिंग में फिक्स और ऑपरेटिंग में सारे का सारा वेरिएबल ही था, फिक्स ही था, ऑपरेटिंग भी कर लें।
हालांकि आप ये सारी कैलकुलेशन कैश बजट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश बजट दोनों की। इसको आपने वर्किंग के तौर पे शो करवाना है, बाद में नीचे शो करवा दीजिएगा, पहले कैश बजट में शो करवा दीजिएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? पिछला कितने थे? 4000 था, 532 4 400 है, कितना है? 800, 2 चौके 8, 800। अच्छा अलग से दिए हुए उसने, हाँ जी। 1 to 5 ये पिछले साल के हैं, सारे के सारे फिक्स्ड हैं। ओके 1 to 50, लेकिन इस पे अभी इन्फ्लेशन नहीं लगानी, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। किस रेशियो पे गई थी? 30-70, नीचे 70 आया था, 30 आया, 30। 1 to 50 माइनस 30 इंटू ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई होगा नहीं, फिक्स्ड है। इन्फ्लेशन रेट कितना है? 1.05, 1 to 81, और ये इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 30, जो कि हमने जाहिर है कैश बजट में इसको इग्नोर करना है। कैश बजट में इसको भी इग्नोर कर देंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे, डेप्रिसिएशन है। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, 4, क्योंकि अगर हम 4000 में से इसको माइनस कर देते ना तो वो मटेरियल में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाती, लेबर में से भी, ओवरहेड में से भी। हालांकि वो सिर्फ एफओएस में पड़ी है, तो हमने पहले उसके हिस्से करके फिर उसे एफओएस में से लेस किया। डन? अब क्या करना है? अब तो सिर्फ फिगर्स पुट करनी है। कैश सेल कितनी है जी? 2351, इसको बोलते हैं, ये वर्किंग में हमने शो करवा दिया हुआ है 2351। अब यहां से हमारा कैश बैलेंस शुरू हो रहा है 2351, और कैश फ्रॉम क्रेडिट सेल कितना है? ओपनिंग पहले क्या करना है? ओपनिंग डेटर्स, फिर इस साल की सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर। ओपनिंग डेटर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? पिछले साल की सेल्स वो कितनी है? 5250 पिछले साल की क्रेडिट सेल है, हाँ जी। 5250 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 45, पिछले साल 45, इस साल 35, प्लस इस साल की क्रेडिट सेल कितनी है? 5237, माइनस इस साल के क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? क्रेडिट सेल इस साल की वो यही है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 30। आपका कैलकुलेटर इस सारी कैलकुलेशन को एक स्टेप में करने के काबिल है? बड़ा हाईटेक कैलकुलेटर आपका। कितना है? 5457। डन जी, आगे चलते हैं। अब क्या है? मटेरियल, कैश पेड फॉर मटेरियल, यानी क्रेडिटर्स। मटेरियल मतलब क्रेडिटर से लेते हैं ना, सप्लायर्स। ये कैसे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ऐसा ही है। ओपनिंग क्रेडिटर्स कैसे कैलकुलेट होगा? पिछले साल की परचेजेस डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 30। एग्जिस्टिंग पॉलिसी 30 डेज की है। लेकिन सवाल मेरा ये है, पिछले साल की परचेजेस कैसे कैलकुलेट हो? बड़े अजीब मुकाम पे आ गए हैं, अजीब। हमें चाहिए ओपनिंग क्रेडिटर की फिगर। ओपनिंग क्रेडिटर की फिगर दी नहीं तो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिछले साल की परचेजेस से, क्योंकि उसने पेमेंट पॉलिसी दी है पिछले साल के। अब पिछले साल की परचेजेस कैसे कैलकुलेट आए, ये फंस गए हम। पिछले इतना पीछे है, पिछले से पिछले बचपन तक पहुंच जाए, तो पिछले से पिछले साल पे तो ना जाए, यूं कहे पिछले साल का ओपनिंग कह देना,
पिछले से पिछले का क्लोजिंग तो ना बोले, वो इतना पता नहीं बचपन तक ना जाना पड़ जाए। हाँ जी, तो पिछले साल की परचेजेस कैसे आएंगी? पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक भी है, पिछले साल की रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी है, पिछले साल का क्लोजिंग भी है। बैलेंसिंग कैलकुलेट करें। हाँ, आपसे अभी भी कैलकुलेट ना हो तो फिर गोली मार दें। चल बेटा कर दे, ये तो अच्छा हो गया, खुद बोल दिया, गवाह है बेटा, आज तो गोली तुझे लगे। कैलकुलेट कर परचेजेस। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस माइनस रॉ मटेरियल क्लोजिंग, सिंपल फार्मूला लगा लें, फिर उसके बाद आगे पीछे करके परचेजेस की फिगर कैलकुलेट कर लें। ये हो पाएगी कि नहीं? ओपनिंग ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू, यानी जो पिछले साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 2000, उसमें क्लोजिंग को ऐड कर दें, ओपनिंग को माइनस कर दें, ऐसे ही आएगा ना? समझ रहे हैं कैसे कैलकुलेट हो? नहीं समझ आई? हमने इस साल का कैलकुलेट करना था कैश पेड, उसके लिए इस साल की क्रेडिट परचेजेस हमारे पास है, इस साल क्रेडिट परचेजेस है, तो इस साल का क्लोजिंग पेएबल भी है, वो भी है, परचेज में। मसला किस में है? ओपनिंग पेएबल में। बस्ती में मसले ओपनिंग में होते हैं, क्लोजिंग में नहीं होते हैं। ओपनिंग में ओपनिंग पेएबल कैसे करें भाई? वो पिछले साल का क्लोजिंग है, तो पिछले साल के मटेरियल कंज्यूम से परचेजेस से कैलकुलेट कर लो ना। पिछले साल की परचेजेस डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 30, ऐसे कैलकुलेट करो। अब कहानी कहां पे आके रुक गई है? पिछले साल की परचेजेस कहां से आए? क्या मैं पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड को परचेजेस अज्यूम कर लूं? नहीं, जब उसने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ तो कैसे अज्यूम कर सकते हैं? तो कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट होगी? पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम जो कितना है 4000 का 50% 2000 कितना आ गया पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम? यहां पे कैलकुलेशन कर दूं आपको। ओपनिंग एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड, यही होता है ना। कंज्यूम पिछले साल का कितना है 2000, ओपनिंग कितना है उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 152, ऊपर दिया हुआ था उसने 152, क्लोजिंग कितना है वो हमने कैलकुलेट किया 250। ये लो बैलेंसिंग फिगर, दिस प्लस दिस माइनस दिस, कितना 2100 पूरा। ये ले भाई, ये कैसे आ रहा है 2100? 2098 ऐसे नहीं कर रहा, 2098 ये है जी हमारी मैजिक फिगर। परचेजेस आ गई तो मतलब ओपनिंग पेएबल आ गया, परचेजेस से क्रेडिटर आ गए, परचेजेस आ गए मतलब क्रेडिटर आ गया, परचेजेस आ गए मतलब क्रेडिटर आ गया, क्योंकि उसने रेशो दी हुई है, डेज दिए हुए हैं, तो परचेजेस आ गया मतलब क्रेडिटर आ गया, सेल्स आ गए मतलब डेटर आ गया, परचेजेस आ गए मतलब क्रेडिटर आ गया, सेल्स आ गई मतलब, क्यों? डेज दिए हुए हैं, डेज दिए हुए हैं। तो अब ये ओपनिंग पेएबल कितना होगा 2098 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये ओपनिंग क्रेडिटर है, प्लस इस साल की परचेजेस 2263 माइनस इस साल के क्लोजिंग 2263 डिवाइडेड बाय 360, पॉलिसी चेंज 50। क्या आपका कैलकुलेटर इस काबिल है कि ये सारी कैलकुलेशन एक स्टेप में कर दे? नहीं, चाय पिलानी पड़ेगी उसे। तो कोई बात नहीं, 3 स्टेप में कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। 2344 मैच करें जी, सेम। लेबर क्या है 1355, वो एज इट इज आ जाएगी, लेकिन याद रखिए अगर किसी क्वेश्चन में उसने लेबर के भी डेज दे दिए, उसको इस साल का तो कर लेंगे, लेबर आ जाएगी, इस साल का क्लोजिंग पेएबल भी आ जाएगा, ओपनिंग कैसे आएगा? बजटिंग में मसला तो ओपनिंग का होता है। हाँ, पिछले साल, हाँ पिछले साल की लेबर, शाबाश शाबाश, ये हुआ कंसेप्ट पक्का। चाय का असर हुआ, बट ठीक है, कल से अपनी भी कहिएगा। लेकिन FOH
ये तो एज इट इज आ जाएंगे ना, इनमें तो ओपनिंग ये उसने कहा था सेम में प्योर है, बट ठीक है बाकी सेम, और तो कुछ नहीं रह गया, निमट का सारा सवाल। नहीं ऐसी बात नहीं है, पता भी नहीं लगा, पता लगा है। हाँ जी। तो इसमें बताइए सबसे मुश्किल या नई चीज, या मुश्किल या नई चीज आपके लिए क्या थी? हाँ मेरे लिए इसमें जो सबसे जो नई चीज थी वो थी पिछले साल की परचेजेस कैलकुलेट करना, वो डेज दिए हुए थे। लेकिन जो मुझे इसमें अच्छी चीज लगी ना, जो मुझे वाकई सच में मजा आया मुझे, वो था डे से बैलेंस कैलकुलेट करना। ये अच्छी कैलकुलेट, आसान भी है और लगता है बंदा बड़ा कोई ना टेक्निकल काम कर रहा है कैलकुलेशन, हालांकि है आसान सी। ये जो ओपनिंग स्टॉक वाला था ना, ये कहने को कैलकुलेशन सिंपल सी थी, लेकिन और ये लेकिन एक रुला नहीं दिया इसने, ऐसे ना करिए यार। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट हुआ इसमें, ये बताओ। इस सवाल में क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट हुआ? हाँ जी, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड का था ही नहीं। शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, हमने पहले पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड लिया, उसको ग्रोथ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से ओपनिंग अलग किया। हाँ ओपनिंग अलग भी तो करते थे हम। हाँ वो हमें इस साल का एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए लेते थे। कब हम ओपनिंग लेस करते हैं? जब इस साल का एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना हो। इस दफा हमने भाईजान पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड क्या हो गया, पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड हमने लेके इस साल के ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई किया जब, तो उसको एक दफा इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई किया और एक कैलकुलेशन में नहीं किया। ये क्या हिकमत है इसमें? पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड लेके एक दफा हमने उसको इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई किया, पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड लेके ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई किया, फिर एक कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, और एक में ओपनिंग को अलग करके फिर किया। किस में ओपनिंग को अलग करके किया और किस में ओपनिंग को अलग नहीं किया? हाँ, जब हमने मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट किया तो ओपनिंग को अलग कर दिया, क्यों? वो एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। और जब हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया वो अलग नहीं किया, क्यों? सारे का सारा हमने लेटेस्ट रेट के ऊपर, इस साल के रेट पे ले आए। जब हमने लेस नहीं किया तो क्या किया? सारे का सारा मटेरियल कंज्यूम्ड इस साल के रेट पे ले आए, वहां से फिर हमने जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया वो इस साल का ही आया रेट का, FIFO का। ठीक है, अगर वो कहता ना एवरेज कॉस्टिंग मेथड है तो फिर हम यही करते कि यही ले लेते, क्योंकि इसमें ओपनिंग भी पड़ा था इस साल का भी, ठक 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 ठक। लेकिन हमने क्या किया फिर? 5। हाँ जी, तो फिर से बताइए भाई, पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड कर लेके उसको ग्रोथ रेट से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद एक दफा तो हमने ओपनिंग स्टॉक को अलग करके इन्फ्लेशन रेट लगाया, लेकिन एक दफा हमने अलग किए बगैर रेट लगाया। कब अलग किया ओपनिंग स्टॉक को और कब अलग नहीं किया? जब एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना था तो ओपनिंग स्टॉक को अलग किया, वो अपने रेट पे आया, इस साल का अपने रेट पे आया। और जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना था अलग नहीं किया, ताकि सारे का सारा ही करंट रेट पे आ जाए और फिर उसी करंट रेट से क्लोजिंग स्टॉक निकले। ठीक है, कुछ समझ आया आपको? चलिए अब वो भी एडजस्टमेंट हो जाए फिर साथ ही। वो क्या थी वो 5% वाली, डबल क्राउन वाली? डबल क्राउन वाला सवाल हो गया था आपसे? नहीं हुआ था ना? लग गया था छोटा सा, अभी निपटाते जाते हैं। क्या है इसमें? एक ही एडजस्टमेंट ही है। टाइम हो। अब वोटिंग से डिसाइड कर लेते हैं कितने स्टूडेंट का ख्याल है, अभी डिस्कस कर लें। एक एडजस्टमेंट है, और कितनों का ख्याल है कल करें? अभी करते हैं। नहीं, इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, बाकी प्रॉब्लम इसमें कोई नहीं है। अगर आप कहेंगे तो कल बाकी क्वेश्चन में इसमें अभी सिर्फ एक एडजस्टमेंट करवा रहा हूं। डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड DCL's contribution at 5% of the direct wages towards canteen expenses. An equal amount is deducted from the employee's wages
डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, बोथ कंट्रीब्यूशंस आर पेड टू द कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर इन द फॉलोइंग मंथ। करना क्या, सिंपल, क्या क्या रहा है, अमूमी तौर पे ऐसा होता है, आपने देखा होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होती है जैसे पेंशन वगैरह में, यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है लेकिन कह रहा है कैंटीन में है क्या। एम्प्लॉय कहते हैं सर हम थके होते हैं सारे दिन के, हमें ब्रेक के लिए जाना पड़ता है, करीब जो कैंटीन है उधर फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं, आने जाने में टाइम लगता है, आपका भी टाइम ज़्यादा था हमारा, ऐसा करें ऊपर कैंटीन बना दें आप, हमें उधर से खाना आएगा, हमारा टाइम कम जाया होगा, आप ही को फायदा है। फैक्ट्री मैनेजर का अच्छा ठीक है, शर्त मेरी ये है आधे पैसे मैं डालूंगा, जो फैक्ट्री ओनर ने बोला आधे पैसे आप डालें। लेबर ने कहा ठीक। हुआ क्या, आप सुने कहानी क्या हुई, लेबर को अगर 100 रुपीज सैलरी मिलनी थी ना, लेबर ने कहा आप हमें 100 ना दे, 95 रुपीज हमें मंथ एंड पे दे के घर भेज दें, बाकी 5 रुपीज अपने पास रखें, इसमें 5 रुपीज अपने ऐड करें, 5 + 5 कितना हो गया 10, अगले महीने के स्टार्ट में ये 10 दे दे कैंटीन वाले को, कैंटीन वाला हमें पूरा महीना खाना देता रहेगा। सिस्टम समझ आ गया आपको। देखिए यही है डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड। अब देखें आपने पढ़ा होगा टैक्स में, एम्प्लॉयर जो कुछ भी देगा एम्प्लॉय को उसकी सैलरीज है, पढ़ा हुआ ना। तो ये भी 5% बाद में हालांकि आ रहा है लेकिन है ये भी क्या सैल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो डायरेक्ट वेजेस में जब इसका 5% भी शामिल है तो डायरेक्ट वेजेस एक तरह से 100 नहीं 105 है, जिसमें 95 मिल जाएगा मंथ के एंड पे वर्कर को, और जो 10 मिलेगा वो किसको मिलेगा। इस दफा रिकन्फर्म कर लेते हैं इस बात को। कहता है डायरेक्ट वेजेस जो मैंने ऊपर आपको दी होगी कहीं ऊपर नीचे, इंक्लूड डीसीएल यानी कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, इसमें 5% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी इसमें कंपनी का भी 5% शामिल है, इसमें वर्कर को 100 तनख्वाह जो एग्री हुई है वो तो शामिल है, इसमें कंपनी का 5% भी शामिल है, तो ये 100 + 5 105 हो गया। टुवर्ड्स कैंटीन एक्सपेंसेस इक्वल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स वेजेस। वो कहता है जो 5% हमने डाला इक्वल यानी 5% ही वर्कर से भी काटा। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, बाकी 95 हमने उसी महीने में पे कर दिया, और जो 10 रह गया बाकी वो क्या किया, बोथ कंट्रीब्यूशन यानी 5 + 5 आर पेड टू कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर इन द अगले महीने। इसका मतलब ये हुआ आपका जो भी वेजेस एक्सपेंस आएगा उसको आपने डिवाइड करना है 105 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 95 से, वो वर्कर की मंथली सैलरी होगी इस महीने की, उनको दे के फारिग करें, और जो बाकी हो जाएगा यानी जितनी वेजेस है उसका डिवाइडेड बाय 105 और मल्टीप्लाई बाय 10, ये अगले महीने देना है। किसको दे करना है, कैंटीन को। भाई समझ आ रही कहानी? अच्छा समझ आई तो जरा मुझे बताइए वेजेस कितनी है, दी हुई है उसने कहीं, वेजेस कितनी है? हाँ ये रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस एंड और 6:3:1। पहले कॉस्ट कैलकुलेट कर, एक महीने की सिर्फ कर दे, एक महीने की, मेरे कहने पे, एक ज्यादा 60 है। गुड्स आर सोल्ड एट ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑन सेल्स, इसका मतलब है जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी वो 60% ऑन सेल होगी। 60 है मई की, 6 का 36, 36 आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें कह रहा है ये है 6:3:1, ठीक है 30, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 3 6 18, 10.8 आ जाएगी हमारी वेजेस आ जाएगी। ये 10.8 टोटल है, इसको 10. मटेरियल लेबर ओवरहेड है, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 60 का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले कितना है, तो भाई सही तो था, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? हाँ जी, तो ये क्या है, रेशियो ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारी। उसके बाद फिनिश गुड की एडजस्टमेंट करनी है। चलें ठीक है, फिनिश गुड की एडजस्टमेंट कर ले जो भी है, असल में तो हमने फोकस करना है उसके तरीकाकार के ऊपर। तो हमारा कितना आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग 34.5 है। 34.5 को एलोकेट करें, उसमें सिर्फ आपने लेबर को कैलकुलेट कर लें, बाकी छोड़ें। 10.35। अब ये क्या है हमारी
टोटल लेबर है। अब हमने इसमें से 2 हिस्से करने हैं, एक 95 इसी महीने और 10 अगले महीने। क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 105 और मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, 0.95। नहीं समझ आए? क्यों? सिर्फ फर्क ये पड़ा है, अब ये हमारे पास 100 की बजाय 105% हो गया। लेबर क्या हुई है? क्यों? 100 तो उनकी अपनी लेबर थी, 5 उधर से ऐड हो गया। इस 105% का 95 वो खुद लेके जा रहे हैं, 10 कैंटीन वाले को दे रहे हैं अगले महीने। तो समझ आई कि नहीं? नहीं आई? जिसने सवाल नहीं किया उसको समझ नहीं आएगी, जिसने सवाल किया है ना उसको समझ आएगी। ये भाई ने कंफर्म सवाल नहीं किया, नहीं ना किया, ये कैसे पहचानना है? शाबाश। चलिए, जिन्होंने नहीं किया वो इस एडजस्टमेंट को ध्यान में रखें और इस क्वेश्चन को अब कीजिएगा। ये नॉर्मल लॉस समझ आ गया आपको? इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि नॉर्मल लॉस ऑलरेडी कॉस्ट में पड़ा होगा, आपने इंक्लूडेड होता है कॉस्ट में। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।